अच्छा, पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, हाँ ठीक है। तो चैट चैट एनेबल्ड है आप लोगों की, मतलब आप मैसेज भेज पा रहे हो क्या सब लोग? आप मैसेज भेज पा रहे हो मेरे को एक बार बताएंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा जहां पर भी शेयर करना है। इस क्लास का क्या मोटिव है सबसे पहले वो जानते हैं। तो इस क्लास का मोटिव ये है यार कि ना क्या हो रहा है कि YouTube पे आप देखते हो कि बहुत ज्यादा डेविएशन है। मतलब आप कई बार जाते हो, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है YouTube, है ना? एग्जैक्टली YouTube क्या है? एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो फिर अब सर इस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से दूर होने का क्या तरीका है? तो देखो, अगर आप स्टूडेंट होते तो बहुत ही मुश्किल था आप लोगों के लिए दूर हो पाना। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा प्लान किया जाए, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर आपको ये भी बात समझ में आएगी कि फिर हमने क्या सोचा। तो हमने ये सोचा कि यार क्यों ना स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि उसको सारी चीजें, है ना, सारी चीजें सही एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले जहां पे वो प्रैक्टिस भी कर पाए और कोई डेविएशन भी नहीं हो। मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट, देखो अल्टीमेटली अगर अगर कोई ये चाह रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट ये चाह रही है कि फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो कहीं पे भी पढ़ा सकते हो, फिर यूट्यूब ही क्यों होना चाहिए वो सोर्स, है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, अपने पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अब आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर 12 रुपए आ रहा था, तो आपको जो कोड यूज करना था वो उसका कोड था फ्री, ठीक है? जो कोड यूज करना है आपको वो फ्री यूज करना है। तो अगर आप किसी ग्रुप में और कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मेरे पास मैसेज आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप फ्री कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं जो आपको क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो बता देता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो बता देता हूँ। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले आपको 3 लेवल में क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको 3 लेवल में क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू ही आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा। तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये 3 लेवल में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 लेवल में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखिएगा जरा यहाँ से, एक सेकंड दीजिए, टीथ इन्फिनिटी खुला हुआ है ना? नहीं तो वो बार बार आता रहता बीच में, ठीक है? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप अपनी क्लास को इंटरैक्टिव रखेंगे, है ना? पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी क्लास को इंटरैक्टिव रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमको ये फायदा है कि यार आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? तो लेवल 1 में क्या रखेंगे? मैंने बोला लेवल 1 में हम गेट के क्वेश्चन रखेंगे। लेवल 1 में हम गेट के क्वेश्चन रखेंगे, गेट पीवाईक्यूज रखेंगे। रीजन क्या है सर गेट पीवाईक्यू डायरेक्ट कराने का? मैंने बोला रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी गेट अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जो ऑलरेडी गेट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हो गेट एग्जामिनेशन पहले, तो आपको ये तो पता रहे कि यार मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी आप किस स्टेज पे खड़े हुए हो, ठीक है? कि मेरे को पहले थ्योरी पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, या क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को पढ़ाना चाहिए, ये रहेगा मोटिव। दूसरी बात ये कि फिर अब जब हम लेवल 1 से आपके क्वालिटी चेक को मार लेंगे, फिर मैं आपको कराऊंगा पीवाईक्यू कहाँ के? तो हम पीवाईक्यू देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, पीवाईक्यू देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के। और ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू रहेंगे इसको भी हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, पहले तो ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव से हम क्या सीखेंगे। तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव से हम सीखेंगे एमएसक्यू को फ्रेम करना, ऑब्जेक्टिव से हम सीखेंगे एमएसक्यू फ्रेम करना, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है एमएसक्यू की वैल्यू बढ़ते जा रही है। और दूसरा जो तरीका होगा इसके बाद पीवाईक्यूज को जो हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना देखेंगे, ठीक है? तो फिर हम देखेंगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन से क्या फायदा होगा हमारा, ये जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे इनसे हमारा क्या फायदा होगा? तो मैंने बोला कन्वेंशनल से आपको ना अप्रोच करना सीखोगे, आपकी एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है? यहां से आप सीखोगे कि एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है सर? अब ये तो सीख गए सर, गेट पीवाईक्यू सीख गए, पीवाईक्यू एसी सीख गए, इसके बाद क्या करेंगे? मैंने बोला इसके बाद लेवल 3 में हमारी जो बैकएंड की टीम है वो कुछ सेल्फ फ्रेम क्वेश्चन लाएगी आपके लिए। वो क्या लाएगी? कुछ सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन लाएगी, सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन लाएगी। और इस सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन के साथ बात करेंगे, और साथ में आपने सिविल सर्विसेज में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से जो आपके काम का होगा, है ना, वो तो कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। तो सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं
उनको देखेंगे कि यहां से अगर कोई भी टफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो आपके लिए कितना टफ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि हम 3 स्टेजेस में कैसे कैसे पढ़ेंगे? बोलो हाँ या ना। और मैंने बोला कि ये YouTube की तरह बहुत छोटी क्लास भी नहीं होगी कि आप लोग अपनी अपनी अपने सारे प्रैक्टिस को, अपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी ना कर पाओ, तो ऐसी भी नहीं रहेगी ये क्लास। तो क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को? बोलिए यस और नो। क्या हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आई? और मेरे को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गेट के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी समझ में आई? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बातों को, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बातों को। तो आई होप, ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो हम अपनी बातों को शुरू कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ वाटर से, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो मैंने कहा आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्वालिटी ऑफ वाटर से पूछे जाते हैं। मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जाते हैं? क्वालिटी ऑफ वाटर से पूछे जाते हैं। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि हर थर्सडे में आप लोगों के साथ जब ये कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन डिस्कस करने आऊंगा, तो आपको फील होगा कि यार क्या तो पढ़ाया है हमारे टीचर ने। हम लोगों से जो क्वेश्चन करने का अप्रोच है, जो आप लोगों का जो भी थॉट प्रोसेस है, मैं उसको पूरा चेंज करने की कोशिश करूंगा। जिस लेवल पे मैं अपने पेड स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, मैं उसी लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा। और आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मेरे से यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वैसे नहीं रहते, पर मेरे पेड स्टूडेंट बहुत कनेक्ट रहते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब डिस्ट्रैक्शन कम हो तब पढ़ाने का मजा ही अलग है। और आप इस बात को फील कर पाओगे आज जब आप मेरे साथ पढ़ोगे। दूसरा सजेशन ये कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या मैंने इस टॉपिक को डेप्थ में डिस्कस किया यूट्यूब पे। अगर हाँ, तो जाके उसके रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना, जाके उसके रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना। यहां तक क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और बिल्कुल डेप्थ में लेके चलूंगा हर बात को, ताकि आप लोगों को ना एकदम छू जाए दिल तक। और मैजिक मतलब आप अगर मेरे साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जब 3 हफ्ते पढ़ चुके होगे, तो आप बोल रहे होगे कि यार हमने सीखा है और प्रतीक सर से सीखा है। ठीक है, इस लेवल की मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो मैंने बोला ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और बोल रहा है पैरामीटर्स दे रखे हैं इस साइड और इस साइड कुछ यूनिट्स दे रखी है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो जानना चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो जानना चाहते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको, और सॉरी, कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको, और साथ में आपको लिस्ट दे रखी है उनकी यूनिट्स की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करिए और मेरे को बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोना। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया अमित। चलिए आइए तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने आंसर किया है और बहुत सही, अगर आपने आंसर किया है तो चलिए आइए यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ से, मैंने आपको बोला क्योंकि कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो मजा कुछ और होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो 4 पैरामीटर्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे इन 4 पैरामीटर्स की बात करूं, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब भी वाटर क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, ध्यान से देखना। मैंने बोला अब आओ जरा और मेरे को बताना कि ये तरीका अच्छा है या नहीं, आप बताना। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, और ना मैंने कभी इस तरीके से पढ़ाया होगा। तो आप मेरे को बताना कि ये तरीका अच्छा है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के बाद मेरे को चाहिए आपका आंसर कि सर बेस्ट है सर, चलने दो सर। ठीक है, तो जब आपने पहला क्वेश्चन पैरामीटर्स के ऊपर देखा है, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने पैरामीटर्स पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई जो आपको बताने के लिए, वो ये थी कि जनरली आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात हो रही है, वाटर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वाटर, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अगर कभी भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात हो रही है तो जनरली हम 3 तरीके के पैरामीटर देखते हैं। वन इज योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वन इज योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वन इज योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और जो दूसरे तरीके का पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है? मैंने बोला दूसरे तरीके का पैरामीटर इज योर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मैंने बोला थर्ड जो आपको देखने को मिलता है, इट इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है सर, ये 3 तरीके के पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये 3 तरीके के पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं तो इन तीनों को अगर मैं इंडिविजुअली बनाऊं यहाँ पे,
तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब तुम लोगों को भी मजा आना चाहिए ना पढ़ के। तो मैंने बोला मैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करूंगा, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करूंगा। तो ये है मेरा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, मैंने बोला ये मेरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, और मैंने बोला ये है मेरा बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मैंने बोला जब मैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात कर रहा था तो जनरली मेरे को 5 टाइप के फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखने को मिलते हैं। मैंने बोला कौन कौन से, एक सेकंड दीजिए यार, वॉच उतार के पढ़ाते हैं ना, क्योंकि इचिंग होगी और मेरे को मजा नहीं आएगा, और मेरे को चाहिए मजा क्योंकि मैं पढ़ाई मजे के लिए रहा हूँ। तो मैंने बोला कि देखा जा रहा है यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, उसको बोलते हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड। सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड। फिर सेकंड जो हमको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। फिर मैंने बोला जो थर्ड हमको पैरामीटर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम टेस्ट एंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं हम टेस्ट एंड ऑर्डर। मैंने बोला उसके बाद जो फोर्थ पैरामीटर आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कलर। मैंने बोला जो फिफ्थ पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा उसको आप बोलते हो टेम्परेचर। मैंने बोला उसको आप बोलते हो टेम्परेचर। ठीक है सर, बढ़िया। तो अब आपको 5 पैरामीटर्स पता है यहाँ पे। मैंने बोला सिमिलरली आप केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करते हो तो सबसे पहला जो पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, सॉरी, मैंने बोला जो सबसे पहला पैरामीटर आपको देखने को मिलता है उसको आप बोलते हो डिसॉल्व्ड सॉलिड। जो सबसे पहला पैरामीटर आपको देखने को मिलता है उसको आप बोलते हो डिसॉल्व्ड सॉलिड। मैंने बोला जो सेकंड पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट इज डिसॉल्व्ड सॉलिड। अगर मैं सेकंड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपसे बात करता हूँ तो सेकंड पैरामीटर मैंने बोला अल्कलिनिटी। मैंने बोला सेकंड पैरामीटर इज योर अल्कलिनिटी। मैंने बोला थर्ड पैरामीटर इज योर पीएच। मैंने बोला फोर्थ पैरामीटर इज योर हार्डनेस। मैंने बोला फिफ्थ पैरामीटर इज योर हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी। फिफ्थ पैरामीटर इज योर हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी, हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी। मैंने बोला सिक्स्थ पैरामीटर की अगर बात करेंगे तो मैंने बोला नाइट्रोजन कंटेंट। सिक्स्थ पैरामीटर इज योर नाइट्रोजन कंटेंट। मैंने बोला सेवेंथ पैरामीटर की अगर बात करेंगे तो इट इज फ्लोराइड कंटेंट। सेवेंथ पैरामीटर की बात करेंगे तो इट इज फ्लोराइड कंटेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस तरीके से मैंने आपको सोचा है ये पढ़ाने का, ये बहुत ही वेरिएंट तरीका है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीजें याद रह पाएगी। एट्थ पैरामीटर की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट। और मैंने बोला लास्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये मेटल की बात करते हैं और कई बार ये गैसेस की भी बात करते हैं। 10th अगर पैरामीटर की बात करूंगा तो इसमें गैसेस की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखने को मिलेंगे। मैंने बोला लास्ट, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपसे पैथोजेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे किसके बारे में बात करते हैं, पैथोजेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, और अलग अलग मेथड से उनको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड से उनको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो वापस से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते कहीं हम क्वेश्चन से डेविएट तो नहीं हो गए। तो मैंने बोला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सॉरी, हाँ, मैंने बोला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि टर्बिडिटी को मेजर करने की क्या यूनिट है, पैथोजेंस को मेजर करने की क्या यूनिट है, ऑर्डर को मेजर करने की यूनिट क्या है, और कलर को मेजर करने की यूनिट क्या है। अच्छा, यूनिट चाहिए इसको। अगर इनको यूनिट चाहिए तो मैंने बोला आ जाओ जरा वापस से यहीं पे, क्योंकि अब हमको सारे पैरामीटर्स पता है और इन सारे पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं आपसे। मैंने बोला सस्पेंडेड सॉलिड के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो सस्पेंडेड सॉलिड हमेशा मिलीग्राम पर लीटर में आप कैलकुलेट कर रहे होगे। मैंने बोला दो तरीके के सस्पेंडेड सॉलिड मिल सकते हैं आपको, पहला इज ऑर्गेनिक और दूसरे जो आपको मिल सकते हैं वो मैंने बोला इनऑर्गेनिक। वो मैंने बोला इनऑर्गेनिक। जब भी ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के रेस्पेक्ट में कभी भी आपसे बात होगी आज के बाद, तो याद रखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। मैंने बोला ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं किस टेम्परेचर पे, मैंने बोला 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने बोला किस टेम्परेचर पे, तो आपने बोला 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑसम। मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं, टर्बिडिटी की बात करते हैं। तो टर्बिडिटी की जब बात करते हैं तो टर्बिडिटी पता करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो, मैंने बोला पहली जो मेथड होती है टर्बिडिटी रॉड मेथड। पहली मेथड होती है टर्बिडिटी रॉड मेथड, जिसमें जो आप लेते हो एसटीयू लेते हो यूनिट, फिर जैक्सन टर्बिडीमीटर मेथड, उसमें जेटीयू लेते हो, फिर यहाँ पे आता है बेलिस टर्बिडीमीटर मेथड, फिर आता है नेफ्लॉन टर्बिडिटी यूनिट। ये इसको आप मिलीग्राम पर लीटर में भी लिख सकते थे,
या पार्ट्स पर मिलियन में भी बोलते हो आप इसको। तो ये हो गई यूनिट टर्बिडिटी के लिए। मैंने बोला टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड नंबर की बात करते हैं। मैंने बोला कलर की बात करते हैं तो टीसीयू के फॉर्मेट में निकालते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालते हैं, ठीक है। डिसॉल्व सॉलिड की बात करोगे तो मिलीग्राम पर लीटर में ही निकालते हो, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व सॉलिड के केस में आप ना किसके थ्रू निकाल रहे हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। और अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो तो आप साथ में ये भी बात कर रहे हो कि यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर, माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी फैक्टर 0.65, उसके थ्रू आप डिसॉल्व सॉलिड को पता करने की कोशिश करते हो। मैंने बोला अगर नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अल्कलिनिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसको आप जो पता करते हो कि कितना हमारा इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हो आप अल्कलिनिटी। मैंने बोला पीएच तो पीएच के टर्म्स में निकालते हो या हाइड्रोनियम आयन के टर्म्स में निकालते हो या हाइड्रोक्सिल आयन के टर्म्स में निकालते हो, है ना। जो निकालते हो वो मिलीग्राम पर लीटर में ही निकालते हो, ठीक है। हार्डनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्डनेस आप बोलते हो हमेशा, हार्डनेस भी आप इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हो, इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हो। अगर हार्डनेस और अल्कलिनिटी दोनों इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हो तो इसके लिए भी वही है। नाइट्रोजन कंटेंट के लिए आप 4 नाइट्रोजन कंटेंट की बात करते हो, मिलीग्राम पर लीटर मेटल्स गैसेस, ठीक है। मैंने बोला पैथोजेंस की बात करते हैं तो आप एमपीएन यूनिट को यूज करते हो, आप एमपीएन यूनिट को यूज करते हो। देख रहे हो क्या तो गजब बात है, हट मजा आ गया पढ़ा के। मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो फिर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर कभी भी टर्बिडिटी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो आज के बाद जैसे ही टर्बिडिटी देखोगे तो कितने लोगों को यह समझ में आ गई फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात कर रहे हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात कर रहे हैं। अगर ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात कर रहा है और जब हम टर्बिडिटी बात कर रहे हैं तो टर्बिडिटी तो आपको पता है कि जैक्सन टर्बिड यूनिट से निकाला जाएगा, तो फर्स्ट ए का आंसर हो जाएगा 3, 2 को गायब कर दो, ये हो गए 2 गायब। मैंने बोला फिर डी का आंसर तो 2 हो गया, तो मैंने बोला कलर का आंसर आपको पता चल गया कि कलर निकाला जाता है ट्रू कलर यूनिट के फॉर्म में। मैंने बोला कलर निकाला जाता है ट्रू कलर यूनिट के फॉर्मेट में, और आपको पता चल गया कि ये भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, ये भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। फिर ऑर्डर की बात करी तो टेस्ट एंड ऑर्डर, तो आपसे बोला ये भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है तीनों। मैंने बोला अगर यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करिए सी, तो इसका आंसर होना चाहिए थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। मैंने बोला इसका आंसर होना चाहिए थ्रेशोल्ड ऑर्डर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। क्या ही तो बात है, मजा आ गया। और मैंने बोला लास्ट अगर ये पैथोजेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो मैंने अभी आपको बताया कि पैथोजेंसिस ऑफ एमपीएन, तो आपको पता चल गया कि बी का आंसर 4 है, तो बी का आंसर 4 है, सी का आंसर 1 है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर, दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर। तो देखो एक बार और मेरे को बताओ कि मजा आया इस तरीके से पढ़ने में, देखो जरा एक बार और मेरे को बताओ कि मजा आया इस तरीके से देखने में। क्या मजेदार है, ये तरीका मजेदार है, बोलो हाँ या ना, क्या ये तरीका मजेदार है? यस, ठीक है, मजा आएगा और भी मजा आएगा। अभी तो मैंने बोला कि आज तो शुरू हुआ है गेम, आज तो शुरू हुआ है गेम, तो बिल्कुल मजा आएगा, है ना, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, बेस्ट तरीका है, ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ तरीका आपका। और मैंने आपको बोला कि इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, पूरे इंडिया में कोई ऐसे नहीं पढ़ा रहा होगा, और पूरे इंडिया में कोई पेड में जाके आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा होगा फ्री में। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि जब आप क्वेश्चन को देखा करोगे ना तो आपको फील होगा वे ये हमको पता है, और उसके बारे में आपको 10 चीजें पता रहेगी। जैसे ही वो आया करेगा ऐसे 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 करके आपको सारी जगह उसका पूरी बायोडाटा उसका खुला होगा आपके सामने। ठीक है, तो बस पढ़ते रहना मजे से। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इक्विवेलेंट की बात करिए, पैरामीटर्स की बात करिए। तो सॉल्व करके देखिए, पहले खुद के एंड से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। खुद के एंड से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। खुद के एंड से सॉल्व करिए और मेरे को बताइए, फिर मैं बताता हूँ एक बार। हाँ सर,
क्लास में हूँ। हाँ बताओ ना क्या हो गया। हाँ तो उनका कॉल आया था क्या? अच्छा और कितनी बॉटल गई होगी? अरे यार सर मतलब ना तो क्या ही बोलूं, चलो ठीक ही है, अब तो क्या चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है बताओ तो जरा, आंसर आ गया सबका? हाँ भाई डी बोला है फिर से किसी ने। चलो आओ बात करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे अब हम कैसे बात करेंगे। तो मैंने बोला कि अब आओ जरा यहाँ पे वापस से, और इतने पोर्शन को सिर्फ उठाते हैं हम, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन से मैंने कुछ सीखा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको और भी एक्सटेंडेड वर्जन में दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्योंकि उस क्वेश्चन को देख के मेरे को जो समझ में आया है वो क्या है। तो उस क्वेश्चन को देख के जो मेरे को ये समझ में आया है कि सर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। सर फिजिकल वाटर क्वालिटी, सर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपने बोला कि अगर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात चल रही थी तो आपको तो पता है कि सर सस्पेंडेड सॉलिड, कि सर सस्पेंडेड सॉलिड, कि सर टर्बिडिटी, कि सर टर्बिडिटी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ आपको रटा हुआ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कहीं नोट्स में नहीं होगा, ये कहीं नहीं होगा, तो ऑब्वियसली अगर ये कहीं नहीं होगा तो मतलब ये प्रतीक सर की खोज है, और इस खोज को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैंने बोला हम ऐसे देखेंगे, इट इज सस्पेंडेड सॉलिड, इट इज सस्पेंडेड सॉलिड। फिर और देखते हैं सस्पेंडेड सॉलिड के बाद कौन दिखता है आपको। मैंने बोला टर्बिडिटी, मैंने बोला टर्बिडिटी। फिर और कौन दिखता है, तो मैंने बोला आपसे टर्बिडिटी के बाद आपको टेस्ट एंड ऑर्डर देखने को मिलेगा, आपको टेस्ट एंड ऑर्डर देखने को मिलेगा, और टेस्ट एंड ऑर्डर के बाद आपको कलर देखने को मिलेगा, टेस्ट एंड ऑर्डर के बाद आपको कलर देखने को मिलेगा, और लास्ट आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मैंने बोला लास्ट आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है, लास्ट आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं तो फिर इसके बारे में। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि सस्पेंडेड सॉलिड के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करते हो तो सस्पेंडेड सॉलिड में हम क्या करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज करते हैं हम, मैंने बोला यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, अरे भाई कौन है, मैंने बोला यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं वो ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे होगे, ग्रेविटी की हेल्प से सारे काम करने की कोशिश कर रहे होगे, ग्रेविटी की हेल्प से काम करने की। तो ये हुई बात ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में। अगर मैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक की बात कर रहा था तो ये हो गई ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है सर, कि हम ग्रेविटी की हेल्प से इन चीजों को ला रहे थे। लेकिन इसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमको अलग करना होता है, जब हमको अलग करने इनऑर्गेनिक सॉलिड, जब हमको इनऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड को डिफरेंशिएट करना है, इनऑर्गेनिक सॉलिड एंड ऑर्गेनिक सॉलिड को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर क्या करते हो आप, तो फिर आप इसको एक फर्नेस में रखते हो, और उस फर्नेस का नाम है मफल फर्नेस, उस फर्नेस का नाम है मफल फर्नेस। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें आप पहले पानी को 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हो, उससे आपको टोटल सॉलिड पता चल जाता है, और इस टोटल सॉलिड को अगर आप 600 से 650 डिग्री हीट कर देते हो तो आपको कौन पता चल जाता है, तो आपको इनऑर्गेनिक सॉलिड आ जाते हैं आपके पास में, और वोलेटाइल सॉलिड निकल जाते हैं। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो ये जो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
और वो है आपका मफल फर्नेस। मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मफल, मतलब एक ही तरीका नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे मफल फर्नेस यूज करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं टर्बिडिटी की। अगर हम टर्बिडिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होती है टर्बिडिटी पता करने के लिए। अब उन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में, ठीक है, मैंने बोला उन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में जब हम टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं तो इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में कौन है, सबसे पहली मेथड जो आती है वो आपकी आती है टर्बिडिटी रॉड मेथड। मैंने बोला सबसे पहली मेथड जो आती है उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी रॉड मेथड। अब जब हम टर्बिडिटी रॉड मेथड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम एक एल्यूमिनियम की, सॉरी कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने बोला हम यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड लेते हैं, दिख तो रहा है ना ये, अगर नहीं दिख रहा है तो चेंज कर देते हैं। मैंने बोला हम यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड लेना चाहते हैं, हमारे कुछ फेवरेट कलर्स को काउंट कराते हैं। मैंने बोला हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की रॉड लेते हैं, इस एल्यूमिनियम की रॉड के आगे हम प्लेटिनम की निडल लगाते हैं, इसमें हम प्लेटिनम की निडल लगाते हैं। ये प्लेटिनम की निडल जो है इसका डाया होता है जो 1 mm होता है, और इसकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये 25 mm आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल है आपका लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। मैंने बोला यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है सिलिका, किसके फॉर्मेट में, वो यूज होता है सिलिका, सिलिका डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में, सिलिका डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में। मैंने बोला कई बार इसको SiO2 भी बोलते हैं, कई बार इसको फ्यूलर्स अर्थ भी बोला जाता है। ये सारी वही बातें हैं जो आज तक किसी ना किसी क्वेश्चन में आई है, इसलिए आपको बताई जा रही है। ये सारी वही बातें जो किसी ना किसी क्वेश्चन में आई है, इसलिए आपको बताई जा रही है, वरना नहीं बताई जाती। अगर ऐसी बात है कि फ्यूलर्स अर्थ भी बोला जाता है, साथ में हमने बोला कि सेकंड मेथड जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, उस मेथड को बोलता हूं मैं जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड, जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड, जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड। ठीक है सर, मैंने बोला इसमें हम लोग ग्लास का कंटेनर लेते हैं, और मैंने बोला सॉरी जिसमें हम लोग मेटालिक कंटेनर लेते हैं, जिसमें हम लोग मेटालिक कंटेनर लेते हैं, मेटालिक कंटेनर लेते हैं, और मैंने बोला उसका ग्लास बॉटम लेते हैं, ग्लास बॉटम लेते हैं, बाकी सारी चीजें सेम एज अबव। मैंने बोला थर्ड हम बात करते हैं नेफ्लोट बेलिस टर्बिड मीटर मेथड की। तो इन केस ऑफ बेलिस टर्बिड मीटर मेथड, बेलिस टर्बिड मीटर मेथड में अगर हम बात करते हैं तो पुराने जमाने में तो ये कलर मैचिंग टेक्निक हुआ करती थी बेलिस टर्बिड मीटर मेथड, पर आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे फोटोमीटर यूज करते हैं, हम यहाँ पे फोटोमीटर यूज करते हैं, जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ करंट पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ करंट पता करने की कोशिश करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट पता करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आपको ये जो अरेंजमेंट दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट दिख रहा होगा, सॉरी ये तो कलर मैचिंग टेक्निक के लिए था। मैंने बोला इस केस में हम क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स लेते हैं, इस लाइट सोर्स के आगे हम अपने टेस्ट सैंपल को रखते हैं, और हमने हमारे बनाए हुए सैंपल को रखते हैं। मैंने बोला इस बनाए हुए सैंपल में क्या यूज करते हो, मैंने बोला इसमें फॉर्माजीन यूज करते हैं, इसमें फॉर्माजीन यूज करते हैं सिलिका की जगह। और मैंने बोला यहाँ पे जो फोटोमीटर प्लेस किया जाता है, वो फोटोमीटर जो यहाँ पे प्लेस किया जाता है, सॉरी हैंग हो गया, 2 मिनट दीजिए। हाँ, तो मैंने बोला यहाँ पे जो फोटोमीटर प्लेस किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बोला यहाँ पे जो फोटोमीटर प्लेस किया जाता है वो जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट यूज किया जाता है, दैट हैज बीन यूज्ड एज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, है ना, दैट हैज बीन केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, इंसिडेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है ये, तो इसको भी यहाँ पीछे प्लेस किया, इंसिडेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है ये, तो यहाँ प्लेस किया। तो अगर कोई पूछता है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलते हो कि सर अगर इसके प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में आप मेरे से कभी भी बात करोगे तो इसका प्रिंसिपल बोलता है सर इसके प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसका प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला इसका प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है सर, मैंने बोला सिमिलरली इसके पास में लिख देते हैं क्योंकि, तो मैंने बोला दूसरा जो है आपका वो है नेफ्लोमीटर, मैंने बोला दूसरा जो है वो आपका नेफ्लोमीटर,
नेफ्लोमीटर में हम क्या करते हैं, एक लाइट का सोर्स लेते हैं, ये रहा लाइट का सोर्स, मैंने बोला ये रहा हमारा सैंपल रखा हुआ, ये रहा हमारा सैंपल रखा हुआ, एंड इन दिस केस we put photometer here, we put photometer somewhere here, कितने दूरी पे, तो मैंने बोला we provide photometer perpendicular to the sample 90 डिग्री from the sample, तो हमने बोला अरे यार हटना भाई, मैंने 90 डिग्री फ्रॉम द सैंपल, तो यहाँ पे फोटोमीटर रखा हुआ, सिमिलरली यहाँ पे फोटोमीटर रखा हुआ, इस एंगल की बात करी तो 90 डिग्री, इस एंगल की बात करी तो 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री हुआ। मैंने बोला यहाँ पे अगर कोई प्रिंसिपल की बात करता आपसे, तो इसका जो प्रिंसिपल होगा आपके लिए, दैट इज अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो क्या होगा प्रिंसिपल, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट वुड बी द प्रिंसिपल। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बोर्ड पे आपने जो भी देखा अभी तक, वो किसी ना किसी एग्जाम में आपने जरूर देखा होगा, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी हुई है इस पूरे बोर्ड पे जो किसी एग्जाम में आई ना हो, वरना पूरे बोर्ड पे ऐसी बात ही नहीं लिखी हुई है जो किसी एग्जाम में आई ना हो। आप लोगों के लिए सबसे टफ क्या होने वाला है, मैंने बोला आप लोगों के लिए सबसे टफ होने वाला है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना, कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ने आना पड़ेगा, और यही सबसे टफ काम है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के एरोप्लेन मतलब जहाज चल रहे होते हैं, कई बार कोई शिपमेंट आने वाला रहता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे टफ होने वाला है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला, तो अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो आई एम टेलिंग यू कि नोबडी कैन बीट यू, ठीक है। चलो और थोड़ी सी और बात करते हैं, मैंने बोला नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेस्ट एंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, सॉरी मैंने बोला जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो टेस्ट एंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी टेस्ट एंड ऑर्डर पता करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला इसका जो प्रिंसिपल है टेस्ट एंड ऑर्डर पता करने के लिए वो है डाइल्यूशन, मैंने बोला इसका जो प्रिंसिपल है वो है डाइल्यूशन, इसमें मतलब आप तब तक पानी अच्छा मिलाते रहोगे जब तक आपको स्मेल आना बंद नहीं हो जाती या आपको टेस्ट आना बंद नहीं हो जाता, तो मैंने बोला इसके लिए हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इज द यूनिट, जो हम यूनिट यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर वुड बी द यूनिट जो आप यूज करते हो। मैंने बोला इस केस में अगर आपको TON पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, तो मैंने बोला यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर अगर आपको पता करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलते हैं यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, आप बोलते हैं फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, टेस्ट सैंपल का जो भी इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, टेस्ट सैंपल का जो भी इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, टू टेस्ट सैंपल का इनिशियल वॉल्यूम, तो ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं कलर के बारे में, मैंने बोला कलर, अच्छा यहाँ पे अगर क्या यूज किया जाता है, ऑस्मोस्कोप, मैंने बोला ऑस्मोस्कोप यूज किया जाता है यहाँ पे, एपरेटस कोई पूछेगा तो ऑस्मोस्कोप यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कलर के बारे में, मैंने बोला कलर के लिए हम यूज करते हैं टिंटोमीटर, टिंटोमीटर यूज करते हैं जिसमें ट्यूब्स जो यूज होती है वो नेस्लर्स ट्यूब होती हैं, जिसमें ट्यूब जो होती है वो नेस्लर्स ट्यूब होती हैं। मैंने बोला अगर मैं और बात करता हूँ नेस्लर्स ट्यूब होती है, मैंने बोला थोड़ी सी और बात करके देखें इसके बारे में, थोड़ी सी और बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मैंने बोला अगर कोई भी आपसे बात करेगा कोई भी आपसे बात करेगा कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे प्लेटिनम यूज करते हो, आप यहाँ पे प्लेटिनम यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, क्लोरोप्लेटिनेट आयन, क्या ही तो बात है, ठीक है। मैंने बोला अगर और भी बात करते थोड़ी सी तो हो गया TCU वुड बी दी ट्रू कलर यूनिट वुड बी दी यूनिट। मैंने बोला और थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर, बस वही है डिग्री सेंटीग्रेड, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक सर। अब चलो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, चलो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने बोला अगर हम क्वेश्चन को देखने जाते हैं तो देखो जरा यहाँ पे इन्होंने बात करी टिंटोमीटर, बताइए टिंटोमीटर का आंसर क्या है, बताइए टिंटोमीटर का आंसर क्या है, टिंटोमीटर का आंसर आपको देखने को मिलेगा कलर वुड बी द आंसर ऑफ टिंटोमीटर, कलर निकाल रहे थे टिंटोमीटर से,
तो भाई एक आंसर हो गया 2, तो एक आंसर 2 हो गया, इसका मतलब ये तो गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। फिर मैंने बोला बी नेफेलोमीटर, नेफेलोमीटर जैसे ही सुना तो हमारे दिमाग में आया टर्बिडिटी, हमारे दिमाग में आया टर्बिडिटी, तो बी का आंसर हो गया 3। सामने सामने आंसर है, अब तो सामने सामने है। तो सी के लिए हमसे देखो मफल फर्नेस बोला, मैं मानता हूं कि मैंने अभी आपको इमॉफ कौन नहीं बताया है ना, क्योंकि वो मैं आपको बताता आगे जब हम सेट लेवल सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे मफल फर्नेस की बात करते हैं अगर, तो आपको समझ में आ जाता है ये किसके बारे में बात कर रहा है, वोलेटाइल सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होने से वोलेटाइल सॉलिड्स को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा था। तो इमॉफ कौन किसके लिए बात करता है, सेटलेबल सॉलिड्स के लिए बात करता है। इमॉफ कौन किसके लिए बात करता है, सेटलेबल सॉलिड्स के लिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर, दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर। क्लियर है, मजा आ रहा है सबको, बताओ जरा, मजा आ रहा है सबको? ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहे, सबको मजा आ रहा है, इसी तरीके से पढ़ते रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही तो चाहते थे हम कि बस मजा आते रहे, है ना, यही तो चाहते थे कि बस मजा आते रहे। और तरीका भी डिफरेंट है, जो जो पुराना तरीका होता था उससे नहीं पढ़ रहे, कुछ नया सीख के आए, है ना, कुछ नए तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको एक एक बात देखो, अगर आप इसको देखोगे नोट्स को तो आपको समझ में आएगा कि यार एक भी बात ऐसी नहीं है जो कहीं पे नहीं बोली गई, और टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट, कि अगर आपने कहीं पे भी अगर इसको रिवाइज कर लिया किसी भी एग्जाम के दिन तो आपको ना, ठीक है, तो आपको ना कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है सर, चलो और बात करते हैं, पूरा रिवाइज हो जा रहा है, मोटिव भी वही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, मैंने आपको बोला 3 लेवल में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सॉल्व करिए, बी बोला है किसी ने आंसर, बाकी लोग भी देखिए और मेरे को बताइए आंसर क्या है। ओ भाई, ठीक है, सॉल्व करते, चलो सॉल्व सॉल्व करें। ठीक है, चलो और बात करते हैं। तो मैंने बोला आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 किस बेसिस पे है। तो बोला इन्होंने कि यहाँ पे 12.5 ml सैंपल है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर रिक्वायर्स 187.5 ml, कि इसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्स कितना, रिक्वायरमेंट है 187.5 ml पानी चाहिए इसको, फॉर ऑर्डर फ्री डिस्टिल्ड वाटर टू रिड्यूस द ऑर्डर अप टू द लेवल दैट इज जस्ट परसेप्टेबल, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। आओ जरा बाल को, सब आओ मेरे साथ जरा, और दुनिया को घूम के आते हैं और देखते हैं कि क्या बात सच है। तो जब हमसे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की बात की गई तो क्या हमने ये सीखा कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। सीखा? अब देखो, अब तो आपको सब इजी लगने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि देख लिया है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, तो खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। तो इन्होंने बोला है कि ये इनिशियल वॉल्यूम था ए, इसमें इतना मिलाने पे क्या हो जा रहा था, ऑर्डर फ्री हो जा रहा था। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल इज 12.5, और मैंने बोला फाइनल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल इज 12.5 प्लस 187.5, खत्म। 200 200 बटे 12.5, 12.5,
तो यहां से जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर 200/12.5, तो आंसर आएगा डी के बराबर। क्या सब लोगों को क्लियर है? क्या सब लोगों को क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू डी के बराबर। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आपने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को फाड़ दिया है। अब आपसे कोई भी पूछ ले क्वेश्चन आप आग लगा दोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो मैंने बोला ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं अ ग्राउंड वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी a groundwater sample was found to contain 500 milligram per liter of total dissolved solid. Total dissolved solid in percentage would be question mark. तो मैं आपको बताता हूं कि क्या बात कर रही है आपसे। मैं आपको बताता हूं कि क्या बात कर रही है आपसे। भाई साहब ये आपसे बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था एनवायरमेंट में, इसको एप्टीट्यूड में डालना चाहिए था कि 1 लीटर में 500 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो बताइए टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड क्या होगा परसेंटेज में। तो मैंने बोला 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम्स, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम्स, 1 लीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 1000 ग्राम्स के आसपास कंसिडर करते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो 500 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। लेकिन सर अभी तो यूनिट सेम नहीं हुई है तो नहीं कर सकते। मैंने बोला हाँ यार लग तो ऐसे ही रहा है। तो मैंने बोला अगर यूनिट सेम नहीं हुई है तो नहीं कर सकते, तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 500 इंटू मिली मतलब 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। मैंने बोला अगर यहां से देखोगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 जा 5 2 जा 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो ये बचा 10⁻⁻1, अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो ये बचा 10⁻⁻1। तो अगर यहां से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ रही 0.05, क्योंकि नीचे 1/2 था, मैंने इसको 0.5 बोला और एक 0 था तो 0.05 परसेंटेज। यही आंसर है, करेक्ट आंसर कि कितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा, तो 0.05% प्रेजेंट रहेगा। ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी इक्वल टू 0.05%, 0.05%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन जो बता रहा है आपसे। मैंने बोला 5th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे pH of water is admitted into the treatment plant was 6 in the morning। इस pH के क्वेश्चन के लिए हमको वो चाहिए रहेगा, कैलकुलेटर चाहिए रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं। लेट का मतलब ये नहीं कि ये छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग इसके क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व इट अगेन एंड अगेन व्हाइल द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैंने बोला यार पीएच के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, मैंने बोला कि यार पीएच के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर पीएच के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो पीएच कहाँ आता है? तो आपने इस पीएच को देखा कि सर पीएच तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में कहीं आता है, पीएच तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में कहीं आता है। ठीक है सर, तो पीएच को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर पीएच को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम पीएच को एक्सप्लोर करने आए हैं तो मैंने बोला यहाँ पे पीएच को देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या। तो मैंने बोला जब भी हम पीएच के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14 के बराबर, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कभी भी न्यूट्रल वाटर की बात कर रहे होंगे तो ये वैल्यू होती है 7। मैंने बोला कभी भी हम एसिडिक वाटर की बात करते हैं तो वो 0 to 7 होती है, और कभी भी हम बेसिक वाटर की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है, या एल्कलाइन भी बोलते हैं इसको, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर एल्कलाइन बोल रहे हैं तो ये वैल्यू 7 से 14 तक आपको देखने को मिलेगी, तो ये वैल्यू 7 से 14 तक आपको देखने को मिलेगी। मैंने बोला अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर पीएच है तो पीएच को कैसे लिख सकते हैं, तो इट इज माइनस ऑफ log to the base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और मैंने बोला अगर कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के रेस्पेक्ट में बात करता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप बोलते हैं इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। मैंने बोला कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इट इज मोल्स पर लीटर। और थोड़ा डेप्थ में चलें, एक लेवल और ऊपर पहुंचाते हैं आपको। मैंने बोला अगर एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मोल्स का मतलब क्या है। एक लेवल और ऊपर लेके मोल्स का मतलब क्या है,
तो मैंने बोला मोल का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। मैंने बोला मोल्स कैसे पता करते हैं, तो गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्यों बताया सर आपने हमको ये, क्योंकि मैंने बोला इस पे आगे क्वेश्चन मिलेगा। क्यों बताया ये, क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चन मिलेगा, है ना, इसीलिए बताया गया आपको। बहुत ही परफेक्ट। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये मोल्स पर लीटर है, तो थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर पीओएच के रिस्पेक्ट में सर किसी दिन बात होती तो मैंने बोला अगर पीओएच के रिस्पेक्ट में बात होती है तो इट इज माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसको कंसंट्रेशन को पीएच को कैसे चेंज करना है, तो मान लो किसी दिन अगर पीएच दे रखा है 7, तो यहाँ पे ये क्या लिखा रहेगा, माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो मैंने बोला अगर पीएच की वैल्यू 7 दे रही है तो आपने ऐसे लिखा। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे इट इज 10 टू द पावर माइनस 7 के बराबर। ये बेस 10 यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन पहले ही आ जाएगा, तो पहले माइनस करा दोनों साइड, फिर बेस 10 को बुलाया तो 10 टू द पावर माइनस 7 लिख पाओगे। अगर अब समझ में आ गई है ये बातें, तो चलो आओ फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अब समझ में आ गई ये बातें तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मैंने बोला ये दो सैंपल दे रखे, ए सैंपल है एक, मैंने बोला ये दो सैंपल दे रखे, एक ए सैंपल है और एक बी सैंपल है। मैंने बोला पीएच ऑफ सैंपल ए इज इक्वल टू किसके बराबर, 4.4 के बराबर। और मैंने बोला कि पीएच ऑफ सैंपल बी इज इक्वल टू किसके बराबर, तो आपने बोला 6.4 के बराबर। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द सैंपल ए इज ग्रेटर देन सैंपल बी। सैंपल ए सैंपल बी से कितना ज्यादा एसिडिक है, सैंपल ए सैंपल बी से कितना ज्यादा एसिडिक है। ये तो पता है कि ए एसिडिक है, पर कितना ज्यादा एसिडिक है। क्रॉस चेक करना भी सिखा रहा हूँ, क्रॉस चेक करना भी सिखा रहा हूँ, ताकि किसी दिन अगर एग्जाम में फंस जाओ तो कैसे क्रॉस चेक करोगे, तो सीखो फिर। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अगर आपको पीएच समझ में आता है तो कभी भी पीएच के कैलकुलेशन हमेशा H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन में किए जाते हैं। ठीक है, पहली बात। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी भी पीएच के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है सर। तो अगर ये बात समझ में आ रही है, तो मैंने बोला अगर pH ऑफ A इज 4.4, तो 4.4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया। फॉर A के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये वैल्यू हो जाएगी H प्लस कंसंट्रेशन फॉर A इज इक्वल टू 10 to the power minus 4.4 एंड H प्लस कंसंट्रेशन फॉर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 6.4। तो मैंने बोला A और B के अगर रेशियोज में बात करते हैं कि पीएच कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो यहां तक तो हर कोई बालक कर ही लेता क्वेश्चन को। गेम कहां आता है, फिर से इन्होंने, क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में ए का मतलब होता है एप्टीट्यूड, गेट के एग्जामिनेशन में ए का मतलब होता है एप्टीट्यूड। तो अगर ए का मतलब एप्टीट्यूड है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसलिए जब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स द ए इज मोर एसिडिक देन बी, तो आपको बोला है कि रेशियो बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ B। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 6.4। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू सी के बराबर। तो मेरे को बताओ क्या ये बात सब लोगों तक पहुंच गई है, तो मेरे को बताओ क्या ये बात सब लोगों तक पहुंच गई है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बहुत ही शानदार, मजा आ गया। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। चलिए, क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए
और क्वेश्चन नंबर 7 को बताने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आपने किसी ने बालिका ने आंसर किया है डी, तो एक बार चेक करते हैं डी वुड बी द आंसर और नॉट। मैंने बोला एक वाटर सैंपल है जो कंटेन करता है 10 टू द पावर माइनस 5.6 एम मोल पर लीटर। शायद ये मिसप्रिंट हो सकता है, शायद ये मिसप्रिंट हो सकता है ना, शायद ये मिसप्रिंट हो सकता है एम जो लिखा है यहाँ पे। अरे नहीं बालको, ये मिसप्रिंट नहीं है। कई बार जब लोगों को नहीं पता होता है तो वो इसको मिसप्रिंट ही समझते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है और किसके बारे में बात करिए, OH माइनस आयन के बारे में बात करिए। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 टू द पावर माइनस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो यहां से लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, तो ये M का मतलब है मिली, M का मतलब है मिली मोल्स। तो अगर ऐसे देखते हैं तो OH माइनस कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, तो आपने बोला OH माइनस कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 5.6, 10 टू द पावर माइनस 5.6, साथ में मिली बोला है तो 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर हो गया ये वापस से। हाँ सर, मोल्स पर लीटर हो गया, क्योंकि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन को अपने डोमेन में लाने की, जो हमको आता है वो पता करने की कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है सर, तो मैंने बोला अब जब मैं इसको देखता हूं सर, तो ये जो वैल्यू मेरे को देखने को मिलेगी दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो मैंने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 8.6 के बराबर। तो मैंने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 8.6 के बराबर। अब हो गई है मोल्स पर लीटर में। मैंने बोला अगर मैं, इन्होंने क्या पूछा है, पीएच पूछा है, पीएच पूछा ऑफ सैंपल, तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ से पीओएच निकालता हूँ तो पीओएच वुड बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8.6 के बराबर। तो अगर पीओएच की वैल्यू 8.6 के बराबर हो गई है तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, 14 के बराबर। तो मैंने बोला यहाँ से पीएच इज इक्वल टू प्लस 8.6 इज इक्वल टू 14, माइनस कर दो तो पीएच आ जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 8.6, सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 5.4 के बराबर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5.4 के बराबर। क्लियर है सबको? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5.4 के बराबर। क्लियर है सबको? तो ये है तरीका भाई साहब, आपको एक टॉपिक बताओ, उसके ऊपर क्वेश्चन कराओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, रिवाइज करवाओ टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट, और खेल दो सारे क्वेश्चंस को, और खेल दो सारे क्वेश्चंस को। ऑसम, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो मैंने बोला अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। मैंने बोला ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं पीएच के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे देखो पीएच ऑफ सैंपल इज 9.25 बोल रहा है, तो मैंने बोला पीएच कितना दे रखा है आपको, पीएच दे रखा है आपको 9.25। मैंने बोला अगर हमसे पूछा गया है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पूछा है, तो भाई मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन पूछा, OH प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन पूछा है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पूछ रखा है तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने बोला देखो कुछ लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन इनको पता ही नहीं होगा, तो वो लोग ये OH माइनस नहीं समझते, उनके लिए तो सभी H प्लस होता है, उनके लिए तो सभी H प्लस ही चल रहा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको, उनको जिनको ये नहीं पता होता है हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है OH माइनस, वो इसको बोलते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9.25 मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो लोग क्या बोलेंगे कि यही आंसर है, वो लोग बोलेंगे यही आंसर है, जबकि आंसर गलत है, जबकि आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया। अगर आपको पीएच पता था तो आप पीओएच निकाल सकते थे, तो मैंने बोला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू किसके बराबर, तो 14 के बराबर। मैंने बोला पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.25 प्लस, मैंने बोला पीओएच की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो पीओएच की वैल्यू इज निकालना है हमको 14,
तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो POH वुड बी इक्वल टू 14 माइनस 9.25, POH वुड बी 14 माइनस 9.25, तो 0.75 यहां से, 4 यहां से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.75 आई थिंक, तो ये वैल्यू आ रही होगी 4.75, आ रही है 4.75, एक बार चेक कर लेते हैं यार कैलकुलेटर से। 0.30 कोई बोल रहे हैं, आंसर आ गया 0.30 बोल रहा है कोई, चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला 14 माइनस 9.25 किया अगर हमने, तो हमने देखा 4.75, सही है। तो ये आ गया POH। अगर POH आ गया आपके पास, तो आपको तो ये बात पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, तो यहां से लिखोगे माइनस ऑफ log टू द बेस 10, ओह सॉरी, मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा, आप बोलोगे इट इज 10 टू द पावर माइनस 4.75 के बराबर, आप बोलोगे इट इज 10 टू द पावर माइनस 4.75 के बराबर, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4.75 के बराबर। लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो मोल्स पर लीटर में होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4.75 देखा और जल्दबाजी में लगा यही आंसर है, लेकिन ये भी आंसर गलत है। तो देख रहे हो कितने प्यार से सॉल्यूशन को फ्रेम किया जाता है, कितने प्यार से ऑप्शंस को फ्रेम किया जाता है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा, और साथ में वो हमको कंफ्यूज हम कंफ्यूज भी होंगे किसी जगह, किसमें, पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, सिर्फ पॉइंट का गेम है, वहां पे भी कंफ्यूज होंगे। तो चलो और ठीक है, खेल के देखते हैं ये वाले गेम को भी। तो मैंने बोला ये वैल्यू तो आ गई हमारी 10 टू द पावर माइनस 4.75 मोल्स पर लीटर। तो इसको बाकी सबको मिटा देता हूं, हमारे तो कोई काम का नहीं है। बस हमको इतना याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7.5। मैंने बोला इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। आपको किस में चाहिए ये यूनिट, मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए। मोल्स को अगर मैं बात करता हूं तो मैंने मोल्स को क्यों सिखाया था, यहाँ पे याद है सबको कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये जानबूझ के सिखाया था, ये जानबूझ के सिखाया था ताकि आप लोगों को याद रहे। तो अब समय आ गया कि मोल को ब्रेक कर लिया जाए, अब समय आ गया कि मोल को ब्रेक कर लिया जाए। तो अगर हम मोल को ब्रेक करते हैं, अगर हम मोल को ब्रेक करते हैं, तो अगर हम मोल को ब्रेक करते हैं, सॉरी इसकी यूनिट है ना ये, तो मैंने बोला ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो मैंने बोला था ये किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो आपने बोला ये है मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय लीटर्स, और ये वैल्यू कितनी आ रही होगी 10 रेज़ टू द पावर 7.5। मैंने बोला मॉलिक्यूलर वेट की बात करो, OH माइनस का मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो आपने बोला देखो सर OH का वेट होता है 16, O का वेट होता है 16, ऑक्सीजन का 1, तो मतलब सर इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 आना चाहिए। तो मैंने बोला इस मॉलिक्यूलर वेट को गायब करके यहाँ 17 लिख देते, तो ये वैल्यू हो जाएगी गिवन वेट जो कि किस में आ रहा होगा, ग्राम्स में होगा, ग्राम अपॉन में 17 है उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7.5, ये वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7.5। मैंने बोला अब ये ग्राम्स पर लीटर में आंसर आ रहा है, मैंने बोला ग्राम्स पर लीटर में नहीं मिलीग्राम में चाहिए। मैंने बोला अगर मिलीग्राम में चाहिए है तो ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ग्राम को अगर मिलीग्राम में करना है तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर 10 टू द पावर 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देख लो आंसर कितना आ रहा है। तो सॉल्व करके मेरे को बताओ कि क्या आंसर क्या आ रहा है, 0.3023 आ रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेटर में भी खोल लेता हूं अपना, मैं भी अपने कैलकुलेटर खोल लेता हूं। देखो आंसर कितना आ रहा है,
ये आ रहा है सबका आंसर, ये आ रहा है सबका आंसर। अच्छा 7.5 क्यों लिख दिया शुरू से, एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ये 4.75 था ना, वही मैं सोचू यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये 4.75 था, -4.75 था, ठीक है, हमने रब किया था तो वहां से गायब हो गया था, तो ये वैल्यू -4.75, वही मैं सोच रहा था कि कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया है। अभी चेक करो आ रहा है आंसर, देखो एक बार, अभी चेक करो, देखो आंसर आ रहा है, तो हमने बोला 10 to the power, तो मैंने बोला 10 to the power -4.75 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू आ रही है 0.302, है ना। पूरी इक्वेशन को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा 10 to the power, सॉरी, आंसर आएगा 0.30230 मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, मतलब आंसर आएगा सी, मतलब आंसर आएगा सी। समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया सब लोगों को, बोलो हाँ या ना, मजा आ गया, मजा आ गया। तो यही तो गेम था बालक, यही तो गेम था, यही तो गेम था, ऐसे ही सीखनी थी चीजें, है ना, ऐसे ही सीखनी थी चीजें, ठीक है। ऐसे ही सीखनी थी हमको चीजें, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। चलिए आइए, तो यहां तक की तो बात हो गई, चलिए आइए यहां तक की तो बात हो गई, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया, तो यहां तक तो आप बहुत सारी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की चीजें सीख गए और आपने सॉल्व करना भी सीख लिया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो ये जो आगे वाला क्वेश्चन है, ये हार्डनेस और अल्कलिनिटी पे है या हार्डनेस पे, तो मैं सबसे पहले अब आपको हार्डनेस सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो एक एक करके आप सारी चीजों को सीखते जाओगे और आप अप्लाई करते जाओगे। तो आपने बोला कि हार्डनेस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कहा कि सर हार्डनेस जो है वो यहाँ पे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आता है, हमने पीएच के क्वेश्चंस को डन कर लिया, अब कौन बचा है, हार्डनेस बचा है। अब अगर हम हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो चलिए आइए सर हार्डनेस को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला यार क्या तुम लोगों को हार्डनेस पता है क्या होती है, तो तुमने बोला नहीं सर, हमको तो हार्डनेस का मतलब एक ही चीज समझ में आती है कि जैसे एक पत्थर है तो वो हार्ड है, और सॉफ्ट है, रबर है तो सॉफ्ट है करके, है ना, यही तो है ना। और तुम में से कुछ कुछ लोगों का दिल भी पत्थर है, ऐसा भी है ना, मतलब तुम लोगों के हिसाब से तो यही चीज हार्ड और वो है, या तो पेपर हार्ड होता है ना, एग्जाम हार्ड हो रही है, तो ऐसा होता है तुम्हारा तो। लेकिन अब मैं जो ट्रू हार्डनेस का मतलब है वो बताने वाला हूँ। तो अगर हम हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर हम हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हार्डनेस मतलब क्या, तो मैंने बोला अगर हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू, किसके कारण आपको देखने को मिलती है, तो मैंने बोला ये जो है आपको कॉज क्या है इसका, तो इसका कॉज है मल्टीवेलेंट केटायन अगर आपके पानी में प्रेजेंट होंगे। मैंने बोला अगर मल्टीवेलेंट केटायन आपके पानी में प्रेजेंट होंगे तो आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी। अब आपका दिमाग खराब हुआ कि सर ढंग से बताओ ना मल्टीवेलेंट केटायन क्या होता है। मैंने बोला मल्टीवेलेंट केटायन का मतलब होता है, मैंने बोला मल्टीवेलेंट केटायन का मतलब होता है Ca2+। मैंने बोला मल्टीवेलेंट केटायन का मतलब होता है जैसे Ca2+, जैसे कि Mg2+, और जैसे कि कोई भी हो सकता है x की पावर y+, जिसमें y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, तो ही तो आप किसके बारे में बात कर पाते हो, तो आपने बोला तो ही तो मैं हार्डनेस के बारे में बात कर पाता हूँ, तो ही तो मैं हार्डनेस के बारे में बात कर पाता हूँ। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको हार्डनेस के बारे में एक और बात पता चली, धीरे से ही पता चलती है सारी बातें। हार्डनेस के बारे में आपको एक और बात पता चली कि हार्डनेस दो तरीके से देखा जाता है, एक होती है आपकी कार्बोनेट हार्डनेस, एक होती है आपकी कार्बोनेट हार्डनेस, और दूसरी जो आपको देखने को मिलती है उसको आप बोलते हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। मतलब जो दूसरी आपको देखने को मिलती है उसको आप बोलते हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है सर, मैंने बोला जब भी कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में बात करेगा उससे पहले ये बता दूं कि दीज आर द मेजर आयंस, ये जो मल्टीवेलेंट केटायंस है तो ये है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डनेस के, क्योंकि ये कम से कम 10,000 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है कि व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्डनेस।
तो ये है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हार्डनेस के। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और हार्डनेस कर नहीं सकता है, कर सकता है, लेकिन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है सर। तो जब हम कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये बोला कि जो भी हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसके साथ मिल रहे होंगे। मैंने बोला या तो वो कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे या तो वो बाय कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस और बाय कार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। ठीक है, तो या तो वो कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, इसको बोला कार्बोनेट, इसको बोला कार्बोनेट, इसको बोला बाय कार्बोनेट, इसको बोला बाय कार्बोनेट। तो या तो वो कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे या तो वो बाय कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है सर, कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे? तो मैंने बोला देख ही लो फिर क्या बात है। मैंने बोला जैसे कि ऐसे, मैंने बोला CaHCO3, ये कौन है? तो मैंने बोला यही तो है HCO3 होल ट्वाइस होना चाहिए। CaHCO3 होल ट्वाइस बाय कार्बन, ये क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को ही टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस को ही टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाता है। तो ये है CaHCO3, या फिर जैसे कि आपने देखा CaCO3, लेकिन ये क्या है? प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि और बात करें अगर, तो आपने बोला MgCO3 या आपने बोला MgHCO3 होल ट्वाइस, ये सब कौन है? ये सब कार्बोनेट हार्डनेस है या फिर ये टेम्परेरी हार्डनेस है, या फिर ये कौन है? टेम्परेरी हार्डनेस है। सिमिलरली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन? जो जब भी आपके आयंस क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, जब भी आपके बॉन्ड क्लोराइड, जब भी आपका मल्टीवेलेंट कैटायन क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को आप देखोगे और बोलोगे क्या है ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, या इसी को आप बोलते हो कि यही तो है सर टेम्पररी हार्डनेस, कि यही तो है सर टेम्पररी हार्डनेस, यही तो है सर टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपने बोला। और अगर आपने ये बोला है तो चलिए आइए थोड़ा सा और बात करते हैं कि हार्डनेस पता कैसे करते हैं, कि हार्डनेस को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने बोला देखो, अगर आप कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात करिए, तो मैंने बोला यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के रेस्पेक्ट में अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस कैसे किया जाता है, तो मैंने बोला हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या दिया होगा, हमेशा कैटायंस के कारण, आपको ये मल्टीवेलेंट कैटायंस के कारण दिख रही होगी हार्डनेस, तो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ divided by equivalent weight of Ca2+ divided by equivalent weight of Ca2+ multiplied by equivalent weight of CaCO3 multiplied by equivalent weight of CaCO3 plus concentration of Mg2+ divided by equivalent weight of Mg2+ equivalent weight of Mg2+ multiplied by equivalent weight of CaCO3 multiplied by equivalent weight of CaCO3, ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी और प्रेजेंट होता है तो उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आए तो फट से सॉल्व हो जाए। तो जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ होता है 20 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है 50 CaCO3 का, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ और पता रहेगा हमको, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो इस तरीके से आपको ये सिनेरियो, मैंने बोला ये आपको हार्डनेस के बारे में बताएगा, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ठीक है, बोलो हाँ। तो क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? बोलो हाँ। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? तो कह दो हाँ। समझ में आ रही है? बोलो हाँ। तो ये है भाई साहब सीन, तो ये है भाई साहब सीन, तो ये है सीन। तो सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, मजा आ रहा है। अगर सबको मजा आ रहा है तो चलो थोड़ा सा और बात करते हैं। तो ये तो हुई हार्डनेस के बारे में बात। तो मैंने बोला चलो हार्डनेस के बारे में, अगर यहां तक बात हो गई है
तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन्होंने टोटल हार्डनेस पूछी है और हम टोटल हार्डनेस ही बताने आए थे। यहाँ पे हम टोटल हार्डनेस ही बताने आए थे। तो चलो और देखते हैं कि टोटल हार्डनेस को कैसे निकाला गया। तो चलो और देखते हैं कि टोटल हार्डनेस को कैसे निकाला गया। तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा टोटल हार्डनेस के रेस्पेक्ट में जब भी बात हो रही होगी तो आपने बोला जितने भी मल्टीवेलेंट केटायन होंगे उनको पहले सबसे पहले क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीवेलेंट केटायन कौन, तो आपने बोला Ca2+ इज द मल्टीवेलेंट केटायन, बोलो हाँ। मैंने बोला Mg2+ इज द मल्टीवेलेंट केटायन, बोलो हाँ। मैंने बोला Al3+ इज द मल्टीवेलेंट केटायन, बोलो हाँ। तो अब हमको समझ में आ गया Ca2+, Mg2+ और Al3+ कौन है, यही तो है मल्टीवेलेंट केटायन। मैंने बोला यही तो है मल्टीवेलेंट केटायन। तो अगर हम इनके हार्डनेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 अगर पूछी गई है, देखो mg मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, तो फिर हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला कंसंट्रेशन कितना दे रखा है Ca2+ का, इट इज 40। पहले फॉर्मूला वाइज लिखता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। तो मैंने बोला कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ लिखा आपने डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ बोला, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बोला, प्लस concentration of Mg2+ divided by equivalent weight of Mg2+, equivalent weight of Mg2+ multiplied by equivalent weight of CaCO3, multiplied by equivalent weight of CaCO3। ठीक है, साथ में और कौन आ गया यहाँ पे, मल्टीवेलेंट केटायन सर Al3+ भी प्रेजेंट है। तो मैंने बोला जनरली सबका तो याद रहता है, Al3+ का याद नहीं रहेगा, तो बताता हूँ कैसे इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ से अगर देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ divided by equivalent weight of Al3+, equivalent weight of Al3+ multiplied by equivalent weight of Mg2+, oh multiplied by equivalent weight of CaCO3। सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ कितना दे रखा है 40, तो मैंने बोला 40 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस मैंने बोला Mg2+ का कितना दे रखा है 30, तो मैंने बोला 30 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 50। मैंने बोला Al3+ की बात करते हैं, तो ये वैल्यू दे रही 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो सर याद ही नहीं रहता है सबका, इनका तो रटा था इसलिए याद था, तो फिर इनका कैसे निकालना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। तो मैंने बोला जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट देखो जान पूछ के यहाँ पे, सॉरी एटॉमिक वेट दे रखा है उन्होंने, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27, तो ये रहा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 3, तो अगर यहाँ से देखोगे तो 9 वुड बी दी एटॉमिक वेट, वो इक्विवेलेंट वेट। तो अब आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये हो गया खत्म, गेम 9 है, तो मैंने बोला इसका आंसर है 9 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 50। मैंने बोला 50 को तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा है 22 जा 40 प्लस 1/3 है ये, तो मतलब 0.33 प्लस 30/12 बोले तो 15/6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो मैंने बोला ये बचा है 2.5, तो मैंने बोला इसको बचा है 2.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 प्लस 0.33, तो मैंने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 4.83 मल्टीप्लाइड बाय 50। मैंने बोला 15 200 प्लस में आएगा आंसर, तो दोनों में 200 प्लस में ही आ रहा है, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा किसी ने बोला है 242 बोला है किसी ने, है ना, पहले 225 बोला था फिर 242 बोला है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यार। तो वैल्यू हो जाएगी 4.83 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये वैल्यू आ रही है 241.5, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 242 के बराबर, दैट वुड बी इक्वल टू 242 के बराबर। तो देखा आपने हार्डनेस भी अब आप निकालना सीख गए। देखा आपने, तो एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास में आपने कितने सारे कंसेप्ट्स को सीख लिया है, सिर्फ एक ही क्लास में आपने इतने सारे कंसेप्ट को सीख लिया। तो मोटिव क्या है इस क्लास का, इस क्लास का मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें कम से कम समय में समझा पाए। समझ में आया आपको, ज्यादा से ज्यादा बातें कम समय में समझा पाए, यही मोटिव है इस क्लास का। ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं, चलिए आइए थोड़ी सी और बात करते हैं।
तो मेरे को चाहिए कि एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके बताओ यार हार्डनेस के ऊपर। ये हार्डनेस के ऊपर एक और क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करके बताओ कि ये क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3। व्हाट वुड बी द टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के टर्म्स में अगर आपसे कभी भी टोटल हार्डनेस पूछी जाती है तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए और मेरे को बताइए कि आपका आंसर क्या होगा अगर टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 आपसे पूछी जा रही है तो। सॉल्व करो, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करो, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो चलिए आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ए बोल रहा है कोई, कोई ए बोल रहा है। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखिएगा जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमसे फिर से, लेकिन आप अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में दे रखे हैं। मैंने बोला वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में दे रखे हैं। तो अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में दे रखा है तो फिर हम इनको डायरेक्ट यूज करते हैं। हम गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं करते, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट नहीं करते, क्योंकि गिवन वेट या कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट से जब हम बात करते हैं तो यही आपसे बात करते हैं किसके बारे में, मिली इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात करी जा रही है आपसे। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। तो आप बोल रहे हैं यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कौन कौन इसमें प्रेजेंट होगा, तो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस प्रेजेंट होगा। तो आपने बोला इट इज 12 प्लस 18 डायरेक्ट बोल दिया और मल्टीप्लाइड बाय 50, ऐसे देख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 12 दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 50 को कॉमन लिया अगर हमने तो इट इज 12 प्लस 18 हो गया ये वैल्यू। तो मैंने बोला ये वैल्यू हो गई 2 8 10 20 30 20 20 सॉरी 10 10 10 30 30 इंटू 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 5 15 1500। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है सर। तो अब मेरे से सर हार्डनेस के तो क्वेश्चन बनने लग गए कि टोटल हार्डनेस अगर मेरे को किसी भी दिन पता करना है तो मैं सर टोटल हार्डनेस तो किसी भी दिन निकाल सकता हूँ। लेकिन सर जो अगला क्वेश्चन है इसका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द सैंपल के बारे में बात करी, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो मैंने बोला इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जब आपने हार्डनेस सीख लिया है तो नाउ इट इज द टाइम जब हम बात करें अल्किलिनिटी के बारे में। तो अगर मैं अल्किलिनिटी के बारे में बात करता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने बोला अल्किलिनिटी के बारे में जब भी बात की, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेक, हाँ, मैंने बोला जब भी अल्किलिनिटी के बारे में बात की जाती है तो अल्किलिनिटी कौन, बोला केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मैंने बोला अल्किलिनिटी कौन, तो आपने बोला केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अगर अल्किलिनिटी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो अल्किलिनिटी क्या करता है, तो मैंने बोला अल्किलिनिटी के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे कभी भी तो अल्किलिनिटी क्या करता है। अगर इनमें से आप किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है, तो अगर किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी भी टॉपिक को अगर बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्किलिनिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला अल्किलिनिटी कौन, तो आपने बोला इट इज दी
मैंने बोला इट इज द टेंडेंसी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोनियम आयन। तो जो भी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो भी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम अल्किलिनिटी। अल्किलिनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग H प्लस आयन। ठीक है, तो जब भी हम H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस कैपेबिलिटी को हम अल्किलिनिटी बोलते हैं। और जब भी आपको अल्किलिनिटी के बारे में बात की जाएगी, तो आपको ये कुछ बातें याद रखना पड़ेगी कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्किलिनिटी अगर आपसे बात की जाएगी, तो आपको मेजरली अल्किलिनिटी किसके कारण देखने को मिलती है। तो मैंने बोला वन इज योर OH माइनस। मतलब OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, तो हमने बोला कि OH माइनस को हम बोलते हैं कास्टिक अल्किलिनिटी। मैंने बोला OH माइनस को हम बोलते हैं कास्टिक अल्किलिनिटी। फिर कौन आता है यहाँ पे, फिर आता है मैंने बोला HCO3 माइनस, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट अल्किलिनिटी, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट अल्किलिनिटी। और मैंने बोला थर्ड आपको CO3 2 माइनस देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट अल्किलिनिटी, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट अल्किलिनिटी, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट अल्किलिनिटी। तो ये तीन तरीके से अल्किलिनिटी आपको देखने को मिलती है। मैंने बोला ये तीन तरीके से अल्किलिनिटी आपको देखने को मिलती है। मैंने बोला कभी भी अगर आपको अल्किलिनिटी कैलकुलेट करना होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैंने बोला अल्किलिनिटी को अगर हमको कैलकुलेट करना रहती है तो हम ऐसे बोलते हैं कि जितना भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, जैसे HCO3 माइनस की बात करता हूँ, तो जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। क्योंकि हम किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, मैंने बोला हम किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस equivalent weight of CO3 2 minus multiplied by equivalent weight of CaCO3, equivalent weight of CaCO3। तो अगर हम यहां से देखेंगे, तो अब अगर हम अल्कलिनिटी निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो भी आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, देखो सेम हार्डनेस जैसा ही कंसेप्ट है, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस जो भी आए डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस अगर मैं बोलता हूं तो ये है HCO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट। आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे देख लो, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देख लो कि H का वैल्यू 1 है, मैंने बोला कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16 का 3 गुना, तब आपको यहां से समझ में आएगा कि दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 61। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 61 है और इसकी वैलेंसी 1 है। तो अगर आप इसके इक्विवेलेंट वेट के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो इट इज 61 डिवाइडेड बाय 1। तो ये है इसका इक्विवेलेंट वेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये है इसका इक्विवेलेंट वेट जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने बोला मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी CO3 2 माइनस डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 50। मैंने बोला अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो अल्कलिनिटी को निकाल के देगी। ठीक है सर, ये तो अल्कलिनिटी आ गई सर, लेकिन सर हमसे तो वहां पे क्वेश्चन में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पूछा है तो बताएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर उन्होंने पूछा है हमसे तो हम उनको बताएंगे भी, हम उनको बताएंगे भी। तो अगर हमसे पूछा है तो हम उनको बताएंगे भी, तो चलो आओ बताते हैं उनको। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे बताएंगे। कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। तो बताओ सर। तो मैंने कहा कि देखो जरा ध्यान से, तो मैंने कहा कि देखो जरा ध्यान से कि अब हम बात कर रहे हैं हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी को कंबाइंड करके बात करते हैं। कंबाइंड करके क्वेश्चन आए हैं तो कंबाइंड करके बात भी करेंगे, कंबाइंड करके बात भी करेंगे। तो अगर हम हार्डनेस और अल्कलिनिटी को कंबाइंड करके बात करते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि Ca2 प्लस Mg2 प्लस किससे मिल रहे होंगे, अगर HCO3 माइनस से मिल रहे होंगे या CO3 2 माइनस से मिल रहे होंगे, तो आपने इसको क्या कहा था, तो आपने इसको कहा था कि सर यही तो है टोटल हार्डनेस। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा था सर इसको कि यही तो है टोटल हार्डनेस। मैंने बोला यस, यही तो है टोटल हार्डनेस। ओ सॉरी 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 सॉरी, यही तो है कार्बोनेट हार्डनेस सर, यही तो है कार्बोनेट हार्डनेस।
मैंने बोला हाँ बात तो सच है, लेकिन तुमने बोला कि जब भी सुडो हार्डनेस और कंसिडर कर ली जाती है Na+, और अगर ये HCO3 माइनस या CO3 2 माइनस से मिल रहे होते हैं तो सर अल्कलिनिटी भी तो यही बात बोल रही है, तो सर अल्कलिनिटी भी तो यही बात बोल रही है। तो इनको अगर हम कंबाइंडली देखते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं कंबाइंडली? मैंने बोला कंबाइंडली ये अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, तो मैंने बोला कि अगर ये कंबाइंडली अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए हम इनको केसेस में डिवाइड कर दें, और सबसे पहले हम केस नंबर 1 के लिए बात करें। तो मैंने बोला जैसे ही हम केस नंबर 1 के लिए बात करते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैंने बोला जैसे ही हम इसको केस नंबर 1 के लिए डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी। मैंने बोला यहाँ पे हम ये केस नंबर 1 है कि जब Na+ इज एब्सेंट, अगर Na+ एब्सेंट है पानी में से तो फिर क्या होगा? तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये गायब है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये गायब है, नहीं है। तो अगर आपने ये देखा कि अगर ये एब्सेंट है तो ये दोनों तो सेम ही बात हो रखी है यहाँ पे, है ना? तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर Na+ एब्सेंट होता है तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है? इज इक्वल टू अल्कलिनिटी के बराबर हो जाती है। कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाती है? अल्कलिनिटी के बराबर हो जाती है। और अगर ये वैल्यू अल्कलिनिटी के बराबर हो जाती है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और मैंने बोला टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर, तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस अल्कलिनिटी के बराबर है, तो अल्कलिनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो हमको यहां से ये समझ में आया कि टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन अल्कलिनिटी। तो इस केस में जब सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो टोटल हार्डनेस किससे बड़ा होगा? अल्कलिनिटी से बड़ा होगा। ठीक है सर, मैंने बोला केस नंबर 2 देखते हैं यहीं पे हम इसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैंने बोला केस नंबर 2 ये बोल रहा हूं कि मान लो कि कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट, सॉरी सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, तो मान लो कि Na+ अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट। मैंने बोला मान लो कि Na+ अल्कलिनिटी अगर प्रेजेंट है तो एक बात को याद रखेंगे, अगर ये बोल रहा हूं मैं कि Na+ अल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो Na+ अल्कलिनिटी को ले आओ, तो ले आए सर। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर पानी में Na+ अल्कलिनिटी आपको कहीं भी कभी भी देखने को मिली तो आपको ये बात भी कंसिडर करना पड़ेगी, तो आपको ये बात भी कंसिडर करना पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 0 के बराबर, अगर सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है पानी में। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और अगर सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 है। तो यहां से समझ में आया कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो यहां से हमको समझ में आया कि आपकी जो टोटल हार्डनेस हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो आपकी कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगी, आपकी टोटल हार्डनेस। ठीक है, आपकी टोटल हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगी? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। तो आपकी टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। तो आप यहां से बोलेंगे कि अगर टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है और अगर इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हो तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अल्कलिनिटी जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? टोटल हार्डनेस से। और टोटल हार्डनेस क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है तो आपको समझ में आएगा कि अल्कलिनिटी इज ग्रेटर देन किससे बड़ी हो गई? कार्बोनेट हार्डनेस से बड़ी हो गई। तो मैंने बोला अल्कलिनिटी किससे बड़ी हो गई? तो मैंने बोला अल्कलिनिटी कार्बोनेट हार्डनेस से बड़ी हो गई। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। और अगर अब ये दोनों बात समझ में आ गई तो इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से देखो, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब भी टोटल हार्डनेस जब भी अल्कलिनिटी छोटी थी तो वो किसके बराबर था? कार्बोनेट हार्डनेस। और जब भी कार्बोनेट हार्डनेस या टोटल हार्डनेस, जब भी इसको हटा दो, मैंने बोला जब भी सेम ही बात थी वो, और जब भी अल्कलिनिटी बड़ी है तो कौन है छोटा? कौन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है? टोटल हार्डनेस। तो मेरे को समझ में आया कि अल्कलिनिटी रिजल्ट क्या समझ में आया इससे मेरे को? तो मेरे को ये समझ में आया रिजल्ट कि टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से जो भी छोटा होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से जो भी छोटा होगा
वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा, वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। अगर ये बात समझ में आती है तो मैं चाहता हूं, अगर ये बात समझ में आती है तो मैं चाहता हूं, ये देखो ये 3 पैरामीटर और सीख लिया हमने, तो एक एक करके देखोगे अगर आप, तो इस लेवल पे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो जैसा कि मेरे को पता है यूट्यूब पे किसी का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होता, तो अब आपके पास कॉम्बिनेशन है मेरा यूट्यूब का और मेरे क्वेश्चन के रिवीजन वाले इस पार्ट का, तो अब आप हीरो बन सकते हो। तो आपने हार्डनेस कंप्लीट कर लिया, आपने पीएच कंप्लीट कर लिया, आपने अल्कलिनिटी कंप्लीट कर लिया, आपने डिसॉल्व्ड सॉलिड कंप्लीट कर लिया, आपने हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी कंप्लीट कर लिया, आपने यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड कंप्लीट कर लिया है, टर्बिडिटी कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अगर आपको इनमें से किसी को भी डेप्थ में देखना है, जैसे मैंने बोला कि अगर अल्कलिनिटी, देखो जरा मैंने आपको एक और चीज सिखाई, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे देखना, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि जब भी सोडियम अल्कलिनिटी प्रेजेंट होता है पानी में तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 होती है, लेकिन मैंने आपको कुछ भी डेरिवेशन नहीं बताया, मैंने आपको कोई भी इक्वेशन नहीं बताई, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसका डेरिवेशन या आप इसकी इक्वेशन देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब से देख, लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट आपको पता है, बस आप एक रिवाइज मार रहे हो, तो फिर आप यहीं बने रहो, तो फिर आप यहीं बने रहो, क्योंकि यूट्यूब पे तो बाबू बहुत भसड़ है, यूट्यूब पे तो बाबू बहुत भसड़ है ना। तो ये हुई बात, तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इस तरीके से देखा आपने, इस तरीके से देखा आपने, और मैंने बोला कि यहां से अब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने था, अब इस क्वेश्चन से मेरे को क्या निकाल के बताओगे, आप मेरे को इस क्वेश्चन से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल के बताओगे, अब आप मेरे को इस क्वेश्चन से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल के बताओगे। मैंने बोला अब आप इस क्वेश्चन में से मेरे को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल, सॉरी इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने हमसे पूछा है, सॉरी हाँ, तो इन्होंने हमको ये दे रखा है और हम लोगों से पूछा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो एक बार ट्राई करो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, वरना फिर मैं बताता हूँ कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे और कितना होगा, वरना फिर मैं बताता हूँ कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे और कितना होगा। सॉल्व करो और बताओ, कोई बोल रहा है सी आएगा आंसर, चेक करते एक बार। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये क्या बात कर रहा होगा, देखिएगा जरा, ठीक है, चलिए आइए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओ भाई साहब, तो देखिएगा जरा यहाँ पे, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो मैंने आपसे बोला कि आपने टोटल हार्डनेस निकाल ली थी, कितनी थी आपकी टोटल हार्डनेस 242, तो मैंने बोला कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू किसके बराबर, आपने बोला कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर, और मैंने आपसे पूछा कि टोटल हार्डनेस की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला टोटल हार्डनेस की वैल्यू है 242, टोटल हार्डनेस की वैल्यू है 242, ठीक है सर। अब मैंने बोला आपसे कि अब हमारे लिए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना जरूरी है, तो मैंने बोला अब यहाँ पे पहले मैं अल्कलिनिटी निकालना चाहता हूँ,
सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या निकालिए, अल्कलिनिटी निकालिए। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आप अल्कलिनिटी निकालिए। अगर आप अल्कलिनिटी निकालते तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला अगर आप अल्कलिनिटी निकालते तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला अल्कलिनिटी वुड बी इक्वल टू, हम HCO3 माइनस से ही निकाल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस बोले तो 190 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज 61 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज 50। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने बोला इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैंने बोला ये वैल्यू आ जाएगी 190 डिवाइडेड बाय 61 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो मैंने बोला ये वैल्यू बची आपके पास 155.3773। तो मैंने बोला ये वैल्यू है 155 और मैंने बोला टोटल हार्डनेस की वैल्यू है 242। तो क्या आपको ये पता है कि टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से जो भी वैल्यू कम होती है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, वो वैल्यू कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू है 155.73। इसका मतलब है कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू है 150। ये बात समझ में आई कि ये वैल्यू हो गई कार्बोनेट हार्डनेस की, कितनी वैल्यू हो गई 155.73। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कार्बोनेट हार्डनेस इज 155.73 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है। तो बस खत्म हो गया, गेम ही खत्म हो गया। तो 242 में से माइनस कर दो इसको, तो माइनस कर दो 242, तो वैल्यू आएगी 86 पॉइंट समथिंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू सी के बराबर। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू सी के बराबर। क्लियर है सबको? अगर ये बात क्लियर है तो मैंने बोला अब यहां पे बात करते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो यहां पे बात करते हैं। अगर हम यहां तक क्लियर है तो अब हम यहां पे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। तो मैंने बोला अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि यहां पर भी आपने टोटल हार्डनेस निकाल लिया। मैंने बोला यहां पर भी आपने टोटल हार्डनेस निकाल लिया और मैंने बोला टोटल हार्डनेस की जो वैल्यू है वो है 1500। मैंने बोला टोटल हार्डनेस की वैल्यू है 1500। ठीक है सर। मैंने बोला यहाँ पे कार्बोनेट और बायकार्बोनेट दिख रहा है, तो मैं यहाँ से अल्कलिनिटी निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से अल्कलिनिटी निकालूंगा तो ये वैल्यू होगी 5 प्लस 30, मैंने बोला मल्टीप्लाइड बाय 50। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि वैल्यू हो जाएगी 35 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 5 25 का 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2 5 3 15 16 17 1750। मैंने बोला अल्कलिनिटी और हार्डनेस में से, टोटल हार्डनेस में से जो भी कम होगा, टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से जो भी मिनिमम होगा वो कौन होगा, वो होगा कार्बोनेट हार्डनेस। तो अगर ऐसी बात है तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोला था हमने। ठीक है, यही बोला था। मेरे से कुछ मिस हुआ है क्या? अच्छा अल्कलिनिटी तो पूछा है, वही मैं सोच रहा था। अल्कलिनिटी तो पूछा, इनने ऐसे कैसे पूछ लिया, मैं वही सोच रहा था कि ये डेटा क्यों गलत दे दिया। तो हो गया, अल्कलिनिटी का आंसर भी आ गया आपका। तो अल्कलिनिटी का आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इज 1750। तो अल्कलिनिटी का करेक्ट आंसर है आपका 1750।
अल्कलिनिटी पूछा है, हाँ हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हैव यू गाइस एंजॉयड इट? क्या आप लोगों को मजा आया? हैव यू गाइस एंजॉयड इट? आप लोगों को मजा आया? इंपॉर्टेंट यही है कि आपको मजा आना चाहिए सॉल्व करने में। तो अगर आपने कुछ सीखा, आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत सही तरीका है ना, हमने कभी भी यूट्यूब पे या हमने आज तक कहीं पे भी पढ़ा है तो हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहूं, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम पे। टिल देन बाय बाय।